नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। इस समय जावड़ेकर जी राजस्थान में बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी की भूमिका में हैं। उनसे बातचीत शुरू करते हैं। जावड़ेकर जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले जावड़ेकर जी, एक चीज जानना चाहेंगे, आपको विधानसभा चुनाव में भी जिम्मेदारी दी गई, अब लोकसभा चुनाव में आपके पास जिम्मेदारी है, लेकिन राजस्थान में पिछले 3 लोकसभा चुनाव का ट्रेंड देखें तो सत्ताधारी पार्टी यहां पर लीड लेती है। अब की बार आपको क्या लगता है, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? ये सच नहीं है। हमें इसके 2 कारण समझने पड़ेंगे। पहले तो इस बार अगर कोई मानता है कि लोकसभा में जो विधानसभा में जो सत्ता में आता है उसी के 20 सीटें आती है, तो ये सच नहीं है। हम ये प्रूव कर देंगे। पिछले 3 चुनाव के ट्रेंड नहीं, वो ट्रेंड नहीं होता है। 3 चुनाव में एक संयोग हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि हर चुनाव अलग होता है और हर चुनाव अलग होता है। पीपल वोट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट इलेक्शंस। तो चुनाव के लिए मुद्दे क्या है ये देखकर लोग वोटिंग करते हैं। इस बार क्या मुद्दे हमने 99 में महाराष्ट्र में एक ही दिन चुनाव कराए अटल जी के लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए, लोकसभा और विधानसभा। तो लोकसभा में हमें 40% वोट मिले और विधानसभा में हमें 30% मिले। तो एक ही दिन में लोग फर्क करते हैं। तो इसलिए इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा एक ही है देश भर में कि इस देश को कौन सुरक्षित रखेगा, इस देश को कौन तरक्की करेगा, इस देश को मजबूत सरकार कौन देगा और इस देश को नए तरक्की के पायदान पर कौन ले जाएगा। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और इसीलिए लोग प्रधानमंत्री मोदी जी हो, उनको और एक टर्म मिले, यही चाहते हैं और इसीलिए वोट करने वाले। तो क्या मोदी के आगे दूसरे मुद्दे गौण हो जाएंगे? मोदी मंत्र में तरक्की है, सुरक्षा है, सामाजिक न्याय है, सब मुद्दे उसी में समाहित गए, उसी का एक नाम बन गया मोदी। क्या राष्ट्रवाद इसका हिस्सा होगा? राष्ट्रीय सुरक्षा तो हमेशा प्रथम है, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए पहचानी जाती है। हमारे लिए देश प्रथम है, पार्टी बाद में है और खुद लास्ट में है। भारत माता की जय हम जोर से बोलते हैं और भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ऐसे लोगों का हम कभी साथ नहीं देते हैं। अब कुछ कांग्रेसी भी भारत माता की जय बोलने लगे हैं, लेकिन भारत, उनके नेता तो भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, भारत के बर्बादी तक जंग चलेगी, जंग चलेगी, ये नारे देने वालों का पक्ष ले रहे थे। तो सच्चाई कांग्रेस क्या है? वही है जो वंशवाद से आती है। लेकिन चुनाव में मोदी तक आए मंदिर से, या कहें राम जी से आए राष्ट्रवाद तक, क्या ये इश्यूज की शिफ्टिंग है? नहीं, राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा 30 साल से एक ही भूमिका ली है कि राम जन्मभूमि पर ही भव्य मंदिर होना चाहिए। मंदिर तो वहां बन गया, हम उसके साक्षी हैं। तो मंदिर तो वहां है ही, वो भव्य बनाने की बात है और वो बनेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और इसलिए सरकार ने भी कोशिशें कम नहीं की है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दिया है कि जो 67 एकड़ भूमि जो अधिग्रहित की थी सरकार ने, वो मुक्त कर दे और अपने ओरिजिनल मालिकों को वापस दे दे, जिसमें कोई विवाद नहीं है। जैसे राम जन्मभूमि न्यास के पास 67 एकड़ जमीन है, तो उनको उनकी जमीन वापस दे दे, यह हमने प्रस्ताव रखा है। फिर वो जो अपना काम है वो करेंगे। इस बार के चुनाव में राम मंदिर का इशू होगा, लेके जाएंगे लोगों के? देखो, सारे इश्यूज पर आप जैसे अभी सवाल पूछ रहे तो मैंने जवाब दिया। ऐसे कोई पूछेगा तो जरूर बताएंगे, लेकिन नहीं तो जय श्री राम तो हम हमेशा कहते ही है। उसमें रोज का भारत के जन जन के मन में और मुख में राम का नाम हर रोज आता ही है। हर चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन लोकसभा में मोदी फेस है और वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव में फेस थी। क्या ये नतीजे का कारण रहा विधानसभा? नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि जैसे मैंने कहा पहले भी कि हर चुनाव एक नया चुनाव होता है। मतदाता के सामने एक सवाल होता है और सवाल होता है, इसमें इस बार के सवाल है कि देश को मजबूती कौन देगा, देश को सुरक्षा कौन देगा, देश को तरक्की पर कौन ले जाएगा, देश में सभी समाज को न्याय कौन देगा, सबका विकास कौन करेगा। और इसलिए लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं। छोटा चुनाव जब होता है, पार्षदों का चुनाव होता है, तो अलग मुद्दे रहते हैं।
विधानसभा का चुनाव होता है तो अलग मुद्दे रहते हैं और लोकसभा का होता है तो अलग मुद्दे रहते हैं। आप कह रहे हैं कि अलग अलग मुद्दे रहते हैं, लेकिन फेस फिर मोदी का आ गया, और अब अगर सांसद में टिकट किसी को भी देते हैं लोकसभा चुनाव में, तो क्या ऐसा काम चल जाएगा, क्योंकि मोदी के नाम पर ही वोट मांगने आप लोगों को? तो नहीं, ऐसा है, लोग वोट देते हैं, वो नेता को देखकर देते हैं, लेकिन उम्मीदवार का भी बहुत महत्व होता है। हमारे सांसदों ने अच्छा काम किया है और अच्छा जहां काम हुआ है लोगों तक पहुंचे हैं, तो वो लोगों को पसंद आता है तभी वोट देते हैं। लेकिन एक फर्क होता है, जब नगर निगम का चुनाव है, जिला परिषद का चुनाव है, पंचायत समिति का चुनाव है, तब 75% उम्मीदवार को वोट होता है, महत्व रहता है, और 25% पार्टी को रहता है। जब विधानसभा का होता है तो 50-50% रहता है, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 75% इससे ज्यादा भी पार्टी के लिए लोग वोट देते और 20-25% उम्मीदवार के लिए वोट देते। तो एक हर चुनाव की अपनी प्रकृति होती है। आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में लंबे अभियान चलाए, सदस्यता के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से लोग छिटक कर अलग चले गए, कुछ बगावत करके चुनाव में खड़े हो गए। ऐसे लोगों को वापस लेने की मंशा आप लोगों की थी, लेकिन अभी तक कुछ बड़ी कवायद शुरू नहीं हुई। ऐसा है, अनेक जो बाहर जाके लड़े, ऐसे अनेक कार्यकर्ता आए वापस। उन्होंने कहा कि भाई हमें भी पछतावा हो रहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा है जिनको भी ऐसा हो रहा है वो आके यहाँ काम करे, पार्टी के उम्मीदवार को लोकसभा में जिताने में अपना सहयोग जताए, बाद में प्रवेश तो होता रहेगा। क्या पार्टी घनश्याम तिवारी और मानवेंद्र सिंह से बात करना चाहती है इस मुद्दे पर? मुझे लगता है ये विषय अब समाप्त हो चुका है। देवी सिंह भाटी का नया विषय खुल गया है, लेकिन नहीं, उसमें कुछ नहीं। ये देखो, चुनाव के समय पे हर राज्य की प्रकृति के अनुसार कुछ उठापटक होती है, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता। बाद में जो भी बीजेपी से कोई बगावत करेगा या उल्टा कहेगा, उसको पछतावा होगा। लेकिन भाटी खुद पार्टी में रहते हुए मेघवाल समाज के खिलाफ दूसरे लोगों को लामबंद कर रहे हैं, क्या ये समाज के लिए अच्छा है? ऐसा है, मैं इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। बड़ी बात यह है कि राजस्थान एक सीमावर्ती प्रदेश है, पाकिस्तान से सीमा सटी है। राजस्थान के वीर जवानों ने हमेशा भारत के लिए बलिदान किया है। अब ये सबके मन में या किसी भी नागरिक के मन में क्या प्रमुख मुद्दा होता है? भारत की सुरक्षा। पाकिस्तान ने एक नीति अपनाई है। वो नीति क्या है कि वो आमने सामने तो लड़ नहीं सकते। 48 में हारे, 65 में हारे, 71 में हारे, अटल जी के समय कारगिल में हारे, तो वो आमने सामने लड़ते हैं तो हार जाते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया है कि आतंक के द्वारा आपको रोज जख्म करेंगे, चोट पहुंचाएंगे, और उसके खिलाफ मोदी जी ने एक निर्णायक युद्ध छेड़ा है। आपको याद होगा 2008 में जब मुंबई पर इतना बड़ा दहशत हमला हुआ, तब सेना ने, ये उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब उनको पूछा था कि हम इनका सफाया कर सकते हैं, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत नहीं दी। और अब मोदी जी है जिन्होंने इजाजत दी। जब सेना ने कहा कि हम आतंक के अड्डों को ध्वस्त करेंगे, तो उन्होंने इजाजत दी। ये फर्क है नेतृत्व में। लोगों को ऐसा नेतृत्व चाहिए, और इसलिए लोग वोट करते हैं। लोकसभा का ये परिदृश्य है। ये कोई एक कहीं हमारा नेता या कोई उम्मीदवार या कोई कुछ बदल गया या कोई एक आध जन पार्टी छोड़ के गया या कोई वापस आया, इसका ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश के बड़े मुद्दे में है। देखो, यूपीए के 10 साल महंगाई बढ़ती रही, 10% से ज्यादा ही महंगाई रही। अब 4% महंगाई है। लेकिन बेस ईयर बदल दिया, 2011 कर दिया। नहीं, लेकिन महंगाई कम रही है, ये सब कुछ मानने करते, मंजूर है सबको। तो जब महंगाई कम होती है तब ये सारी परिदृश्य बदलता है। लोगों के जीवन में अगर 2.5 करोड़ लोगों को घर मिले हैं, 9 करोड़ लोगों को शौचालय मिले हैं, 6 करोड़ महिलाओं को जो लकड़ी जलाती थी उनको अगर चूल्हा मिला है, आज 4 करोड़ परिवारों को जिनके पास बिजली नहीं थी उनको बिजली मिली है, और इतने मेट्रो, इतने नवे सड़कें, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा अगर सड़कें बनी है, तो ये जो तरक्की रोज हो रही है,
इस तरक्की से देश का फायदा होता है, ये सब समझते हैं और इसलिए लोग तरक्की करने वाले सरकार यानी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार पसंद करते हैं और उसी पर ये हम वोटिंग मांग रहे हैं। हमारा मुख्य मुद्दा विकास ही रहेगा, देश की सुरक्षा रहेगा और इसलिए एक मजबूत सरकार और मजबूत नेतृत्व रहेगा। इन्हीं 3 मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो जावड़ेकर जी अपने मुद्दे बता रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर के जो विषय होंगे उन पर लोकसभा चुनाव लड़े जाएंगे, स्थानीय स्तर के विषय कम प्रभावी करते हैं। लेकिन और क्या विषय है इनके, साथ ही पार्टी को लेकर के आगे बढ़ाने को लेकर के क्या सोचते हैं चुनाव की रणनीति पर, ये सब भी जानेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी से। जावड़ेकर जी, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव अलग विषयों पर लड़े जाते हैं, अलग चेहरे, अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन राज्य का नेतृत्व कितनी भूमिका निभाता है ऐसी सूरत में जब वसुंधरा राजे अब मुख्यमंत्री नहीं है, मदन लाल सैनी के नेतृत्व में पहला लोकसभा चुनाव होगा? हमारी वसुंधरा जी अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और वो एक हमारी यहाँ प्रमुख नेता है और वो बहुत सारी सभाएं करेगी, पूरे प्रचार में वो एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। और मैंने ये नहीं कहा कि केवल ऑल इंडिया के मुद्दे मुख्य है। प्रदेश में कांग्रेस ने क्या किया सत्ता में आने के बाद 100 दिन में, राहुल गांधी क्या कहते थे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तेजाब का गाना था ना, वैसे कहकर रुकते थे 10 और 10वें दिन कर्जा माफ हुआ। क्या है, आज किसान के माथे पर 90,000 करोड़ का कर्जा है और वसुंधरा जी ने 8,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, 1,000 करोड़ रुपए भी माफ नहीं किए। ये कांग्रेस का इतिहास है। तो कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया। दूसरा, हमारे समय यूरिया मिलता था, अब यूरिया के लिए लाठीचार्ज होने लगा। हमारे समय 24 घंटे बिजली मिलती थी, अब बिजली बार बार जा रही है। आप भी अभी हम शूटिंग कर रहे हैं तब भी 2 बार बिजली गई। तो ये जयपुर की हालत है, तो देहातों में तो और खराब हालत है। उन्होंने आश्वासन दिया था 3500 रुपए बेरोजगारों को भत्ता दे। मुझे एक बेरोजगार बताइए जिसको 3500 रुपए बेरोजगार भत्ता मिला है। ये सब झूठ, कांग्रेस मतलब झूठ। नहीं, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि वो अपने घोषणा पत्र को कैबिनेट में अप्रूव करा चुकी है। अरे अप्रूव करा कि क्या करें, लोगों को क्या मिला है। इसलिए हम लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस माने झूठ, कांग्रेस माने 10 की गिनती झूठ। अब 10 की गिनती करके कांग्रेस की छुट्टी करो, यही हम बताएंगे। और दूसरी बात ये भी बताएंगे कि आज देखो मोदी जी 6,000 रुपए हर साल, ऐसे 10 साल हर किसान को भेजने वाले हैं। 5 एकड़ से जिनकी भूमि कम है, ऐसे 12 करोड़ किसानों को भेज रहे हैं। आज देश भर में 6 करोड़ किसानों को मिल गया। गुजरात में मिल गया, महाराष्ट्र में मिल गया, गोवा में मिल गया, उत्तर प्रदेश में मिल गया, हरियाणा में मिल गया, राजस्थान के आसपास सभी जगह मिलने लगा। लेकिन राजस्थान में पैसा नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार उसके लिए जो आवश्यक एक सर्टिफिकेट देना है कि भाई ये अकाउंट सही है और इसमें आप पैसे भेज सकते हो, वो लिखकर नहीं दे रही है, नाम भी नहीं भेज रही है, नहीं भेज दिया। मैं चैलेंज करता हूं अशोक गहलोत से, केवल 1,27,000 नाम भेजे दे। राजस्थान में 50 लाख किसान है और जो पात्र है ऐसी भी संख्या 40 लाख होगी, उसमें से केवल 1 लाख नाम भेजे और उसमें 80,000 नाम जब वेरीफाई होके आए कि इनके अकाउंट सही है, इनके नाम सही है, सब कुछ जुलता है, हम इनको पैसा भेजें क्या? तो एक चिट्ठी केवल लिखना है, चिट्ठी भी नहीं लिखनी, कंप्यूटर में यस कहना है। वो यस नहीं कहते, इसलिए लोग अब नो कहेंगे कांग्रेस को। जावड़ेकर जी, हालांकि राजनीतिक माहौल में मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं करूंगा कि आप पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात कहें,
लेकिन क्या किसानों का कर्ज माफ करना और बेरोजगारों को भत्ता देना स्थायी समाधान है? हालांकि दोनों पार्टियां इस पर सहमत हैं। नहीं, एक मिनट, जो आश्वासन कांग्रेस ने दी उसकी पूर्ति हुई कि नहीं ये हम पूछ रहे हैं। हम तो किसान की आय दुगुनी करने में लगे हैं। ये जो 6,000 रुपए हम दे रहे मोदी जी अब 10 साल देंगे, वो कर्ज माफी भी नहीं है, वो वापस भी नहीं करना है। ये किसान को खरीद के लिए कृषि सामान और बाकी कुछ चीजों के बीज, बाकी सारी लागत के लिए पैसे का एक मदद है। ये भारत में आजादी के बाद पहली दफा हो रहा है। हमने नीम कोटिंग यूरिया किया, इससे यूरिया कम लगता है, फसल ज्यादा आती है। हमने किसान क्रेडिट 11 लाख करोड़ किया जो 7 लाख करोड़ था। हमने कृषि सिंचाई प्रधानमंत्री वो शुरू की। राजस्थान में जल स्वावलंबन का किसान को निश्चित फायदा हुआ। और उसके साथ साथ हमने फसल बीमा योजना लाई। आज इस महीने में किसान को पैसे मिल रहे हैं। 300 करोड़ रुपए खरीफ का ये किया था प्रीमियम, किसानों ने राजस्थान के 3,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उनको मुआवजे के रूप में। तो ये फायदा हो रहा है। किसान की आमदनी दुगनी करने तो दुगुनी करना आपकी मंशा सही हो सकती है, लेकिन पिछले दिनों पुरुषोत्तम रूपाला जी जयपुर आए। मैंने उनसे पूछा कि किसान की वर्तमान आमदनी क्या है, वो नहीं बता पाए। लेकिन जब वर्तमान आमदनी नहीं पता होगी तो डबल किस चीज को? नहीं, हम बता रहे हैं। देखो, किसान 40 साल से लड़ाई इसलिए लड़ रहा था कि हमें कोई भीख नहीं चाहिए, हमें हमारे उपज का लाभकारी मूल्य दो। यही तो आंदोलन है। और लाभकारी मूल्य क्या होता है, इसका फॉर्मूला पर चर्चा हो रही थी। अटल जी ने स्वामीनाथन कमीशन को नियुक्त किया। स्वामीनाथन कमीशन ने बनाया लागत मूल्य प्लस 50%, ये लाभकारी मूल्य है। और ये 2006 में रिपोर्ट आई। कांग्रेस ने 2014 तक उसको ध्यान भी नहीं दिया। उल्टा मैंने जब प्रश्न पूछा हर राज्यसभा में, तो उन्होंने कहा हम ये मांग को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन मोदी है कि जिन्होंने स्वीकार किया और 24 फसलों को पिछले साल से ये भाव घोषित हुए और अनेक फसलों में देने भी लगे। लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पूरी लागू नहीं, लेकिन मूल मुद्दा यही है और वो लागू हुई है। दूसरा तो इतने सारे, यानी इरिगेशन भी आया, माइक्रो इरिगेशन भी आया, क्रेडिट भी आया, साहूकार के दरवाजे में न जाना, फसल बीमा आया, एमएसपी आया और अब 6,000 रुपए का ऊपर और आया। ये सारे प्रयास किसान को मजबूत बनाकर उसकी आय 3 साल में दुगुनी करने का यह लक्ष्य है और हम हासिल करके रहेंगे। जावड़ेकर जी, आपकी सरकार की आखिरी कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें एक अध्यादेश पर बातचीत हुई 200 पॉइंट रोस्टर की। क्या इससे आपका जो कथित तौर पर छिटकने वाला वोट था SC ST OBC का, वो इंटैक्ट हो पाएगा? क्या स्थिति रही? देखो, हम हर चीज वोट के लिए नहीं, न्याय के लिए करते हैं। और न्याय इसमें था कि ये 200 पॉइंट रोस्टर जो था सालों से चल रहा था, हमने नहीं बदला, सरकार ने नहीं बदला था। ये कोर्ट ने निर्णय दिया कि 200 पॉइंट रोस्टर नहीं होगा, डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर होगा और प्रमोशन या भर्ती होगी उसी के द्वारा। तो हमने कोर्ट को कहा कि इससे शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, OBC का नुकसान होगा, रिजर्वेशन की ऐसी तैसी हो जाएगी और ये सही नहीं होगा सामाजिक न्याय की दृष्टि से। यह हमने बताया, फिर भी कोर्ट ने वैसा निर्णय दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया, फिर हमने स्पेशल लीव पिटीशन किया, तब भी दिया, फिर हमने रिव्यू पिटीशन किया, क्योंकि एक बार कोर्ट का निर्णय है तो सारा लीगल प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। तो रिव्यू पिटीशन जब खारिज हुआ तब हमने तुरंत जाके अध्यादेश निकाला, क्योंकि हमारी कमिटमेंट सामाजिक न्याय से है। अंबेडकर जी का जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, कर्म भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, अगर ये 5 चीजें देश में 70 साल से मौजूद थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया और हमने पंचतीर्थों का विकास किया, तो यह हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए अभी भी जरूरी है। और इसलिए जानबूझ के लोग प्रसार करते थे कि यह आरक्षण खत्म करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये तो कांग्रेस वाले होते हैं जो इस तरह का खटना करते हैं। हम समाज के सवर्ण वर्गों का, जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा था, उसके भी आर्थिक पिछड़ों को 10% आरक्षण दिया। हम समाज को, सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास की आप बात कर रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी को टिकट लोकसभा में तो देती नहीं बीजेपी। देखो, प्रत्यक्ष आज जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री आवास के घर मिले, मुसलमान हिंदू ऐसा नहीं देखा।
गैस मिले, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा। नहीं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो भी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी है, राज्यपाल में भी है, और सभी सरकारों में हमारे मुसलमान भाई मंत्री है। के टिकटों में नहीं है, और विधानसभा में एकमात्र दिया टोंक से, वो भी सचिन पायलट। वो ठीक है, लेकिन पहले भी हमारे 2 ही विधायक थे, तो लेकिन उसके कारण कभी आपने पूछा नहीं। तो इसलिए टिकट जो देते होते हैं वो उस समय की विनेबिलिटी को लेकर देखते हैं, और इसलिए टिकट कभी होते हैं कभी नहीं। अभी गोवा में पर्रिकर जी का देहांत हो गया, हमारी सरकार फिर से बहुमत साबित हुआ है। मेरे 8 क्रिश्चियन मंत्री है और 8 संसद है। नागालैंड में हमारा क्रिश्चियन मंत्री है और 6 एमएलएज है। मेघालय में हमारे क्रिश्चियन एमएलएज है। तो ऐसा नहीं कि नहीं है। अभी हमारे पास अल्फांसो केंद्र में क्रिश्चियन मंत्री है केरल से, वो तो ये क्यों नहीं होता? केजे अल्फोंस और विजय गोयल राजस्थान के कोटे से जाते हैं, लेकिन राजस्थान में उनके दौरे ज्यादा नहीं होते। वो अच्छा सुझाव है, आप भी उनको पूछो, आएंगे। लेकिन अभी उनको दूसरा काम भी दिया है ना। विजय गोयल जी ज्यादा दिल्ली में ध्यान देते हैं, उनको कहा है, और अल्फांसो निश्चित तौर पे केरल का प्रतिनिधित्व करते हैं। केरल में यहां से आते हैं, लेकिन केरल का पर ध्यान देने को पार्टी ने उनको कहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी सभाओं में और अपनी बातों में 2 बड़े आरोप लगाते हैं। एक कि मोदी सरकार आ गई तो फिर लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, और दूसरा उनका आरोप यह है कि जो बीजेपी में चला जाएगा वो राष्ट्रवादी है, बाकी दूसरे गैर राष्ट्रवादी हैं। क्या टॉम वडक्कन राष्ट्रवादी हैं? ऐसा है, हम तो अशोक गहलोत सहित सभी देशवासियों को देशभक्ति के उन पर किसी ने डाउट नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी देश के वीर नौजवानों पर और सेना पर ही सबूत मांगते फिरते हैं कि इन्होंने बॉम्ब फेंका, कैसे फेंका, कहां फेंका, बताओ सबूत। जो पाकिस्तान नहीं मांग रहा है वो ये मांग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि मारा है, जोर से लगा है, और इसलिए पाकिस्तान सबूत नहीं मांगता, लेकिन कांग्रेस सबूत मांगती है। ये कांग्रेस का देश की भावना के विरोध का व्यवहार है। और जहां तक टॉम वडक्कन या बाकी सब है, देर आए दुरुस्त आए तो उनका स्वागत है। जो भी आएंगे इस राष्ट्रवाद धारा में सबका सम्मान है। हमारे यहाँ वंशवाद नहीं है। अब कल अभी एनसीपी में थे बिहार के हमारे, तो वो एनसीपी में क्यों थे? तो वंशवाद का विरोध करते हुए, इटालियन सोनिया गांधी है, इसका विरोध करते हुए उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर पार्टी तारिक उसमें थे शरद पवार जी के साथ। आज उधर गए तो बोलते सारी दुनिया वंशवाद का ही पुरस्कार करती है। ऐसा ज्ञान उनको हो गया तो हद हो गई। तो ये कांग्रेस का चरित्र है। तो एक फैमिली के बाहर वो पार्टी नहीं जा सकती। आप कह रहे हैं वंशवाद नहीं है, लेकिन राहुल कसवा को टिकट दिया गया, वो सांसद बने। नहीं, मैं बताता हूं, एक मिनट। वंशवाद का मुद्दा प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष, ये 2 पार्टी चलाते हैं। ये दोनों एक ही परिवार से हमारे यहां नहीं होते, और ये एक परिवार ने 4 पीढ़ी में 54 साल कांग्रेस ने राज्य चलाया। वो उस पार्टी के बाहर कल लाल बहादुर शास्त्री को फूलमाला भी जो गले में हमें डाली थी, यूज की हुई वही फूलमाला डाली। तो ये भी होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी मुद्दे को किसी भी स्तर तक ले जा सकती है। हमें क्यों ले जाने की जरूरत है? कांग्रेस क्या बोल रही है? आज राहुल गांधी इस तरह से मुद्दे उठा रहे और सेना पर आशंका व्यक्त करते हैं, सेना के साथ सबूत करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत करते हैं, देश के टुकड़े होंगे, देश के बर्बादी के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे कैसे कांग्रेस हो गई? ये कांग्रेस नहीं थी, वो गांधी अलग थे, वो महात्मा थे। ये गांधी दूसरे है और ये महात्मा नहीं है। और इसलिए ये गांधी और वो गांधी फर्क है। उस गांधी की कांग्रेस अलग थी बापूजी की, और ये कांग्रेस, ये सब गांधी परिवार, यानी गांधी तो अच्छा, जिसके कारण गांधी नाम मिला इस परिवार को, वो फिरोज गांधी की तो कोई याद भी नहीं करता। महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर पार्टी हमेशा बात करती रही है। क्या महिलाओं को चुनाव के टिकट में कोई प्रतिनिधित्व मिलेगा? 33% या कुछ? अब ऐसा है, वो परसेंटेज देश भर में 50% करने का काम अटल जी ने किया कि 50% सिविल, नगर निगम में, ग्राम पंचायत में और सभी जगह। अब विधानसभा और लोकसभा के लिए भी जब वोटिंग हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उसका साथ दिया है। लेकिन जब तक वो परसेंटेज का रिजर्वेशन नहीं होता, तब तक सभी पार्टियों के केवल उम्मीदवार होने से नहीं होता है। तो वो हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को
टिकट देते ही है। और आज भी देश में सबसे ज्यादा महिला सांसद बीजेपी की है और आने वाले चुनाव के बाद यही चित्र दिखेगा। कांग्रेस मानती है कि प्रियंका गांधी आने के बाद उनकी पार्टी मजबूत हुई है, क्या बीजेपी को लगता है कोई थ्रेट है? नहीं, मुझे थ्रेट नहीं लगता। लोकतंत्र में हर एक को आजादी है, लेकिन लोकतंत्र से याद आया, आपने अभी पूछा कि मोदी जी आएंगे तो चुनाव नहीं होगा, ऐसा अशोक गहलोत कह रहे। हद हो गई। जिन्होंने लोकतंत्र खत्म किया, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म किया 1975 में, उसके खिलाफ हम 2 साल जेल में रहे और जनता ने वो खत्म कर दिया। और वो संविधान की पुनर्प्रतिष्ठापना हमने की, वो हमें ही बता रहे हैं कि हम आने के बाद चुनाव नहीं होगा। हाँ, ये संभव है कि फिर कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी। अभी जब लोकसभा चुनाव आ गए हैं, क्योंकि तितर बितर हो जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन लोग ही उसको छोड़ देंगे। अभी लोकसभा चुनाव में प्रदेश में एक चर्चा ये भी चल रही है कि क्या पार्टी वसुंधरा राजे को चुनाव लड़ाना चाहेगी? जिन्हें इसको लेकर कोई आप लोगों से बातचीत की हो, सहमति जताई हो, असहमति जताई हो? ऐसी बातें हम रोज अनेक बार करते हैं, लेकिन आपके मन में भी रहना चाहिए और लोगों को भी थोड़ी चर्चा करने के लिए कुछ तो विषय रहना चाहिए। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी ने एक बार फिर आपको लोकसभा चुनाव में जिम्मा दिया है। आखिर प्रकाश जावड़ेकर के काम से कौन ज्यादा प्रभावित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह? ऐसा है, पार्टी हमारी एक विचार से चलती है और पार्टी में हर कार्यकर्ता को कुछ न कुछ काम दिया जाता है। और मैं पिछले 40 साल से, पार्टी के 80 में स्थापना हुई तब से, मैं 38 साल पार्टी का पूरा समय काम करता हूं और इसलिए जो भी जिम्मेवारी दी वो निभाता हूं और आगे भी जो देंगे वो निभाएंगे। विधानसभा में आपने जो भी रणनीति अप्लाई की, क्या उसमें कुछ बदलाव अब होगा? कुछ मैंने जैसे कहा, हर चुनाव अलग है तो हर चुनाव का प्रचार तंत्र और मंत्र भी अलग होता है, तो वैसे रहेगा। प्रकाश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के राजस्थान इकाई के लोकसभा चुनाव प्रभारी। इनका कहना है कि इस बार पार्टी एक बार फिर अपने 2014 के प्रदर्शन को दोहराएगी, ऐसी उम्मीद जताई है। लेकिन साथ ही राज्य सरकार को लगातार घेरे रखने के निर्देश इन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को दिए हैं। जावड़ेकर कहते हैं कि कार्यकर्ता ही बीजेपी में टिकट पाएगा और कार्यकर्ता ही आगे बढ़ेगा, लेकिन चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा होगा और फेस मोदी का होगा। आगे इनको कितनी कामयाबी मिलती है ये भविष्य के घर में है। इस कार्यक्रम में हम लगातार ऐसी ही खास शख्सियतों से बातचीत जारी रखेंगे। अगली बार मुलाकात होगी एक और विशेष व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।